आज की कहानी का शीर्षक है विषाद। बहुत महीने बीत गए थे। दिवाली आने वाली थी तो लंबी छुट्टी ले ली थी। वैसे अपने काम में कभी रत्ती भर भी ढील न दी थी। 7 माह पहले नई नई नौकरी लगी थी, लेकिन अपनी प्रेमिका शीतल से मीलों दूर था। इसलिए मोहित थोड़ा परेशान था। उसकी चिंता करता रहता था, भला ऐसा हो भी क्यों ना, नौकरी लगने के पहले जैसे तैसे मिल ही लेते थे। शीतल अपना दुखड़ा सुना देती थी, मोहित उसे सांत्वना दे दिया करता था। किंतु अब समय बदल चुका था। फोन कॉल और वीडियो कॉलिंग के अलावा प्रेम मिलाप का कोई विकल्प ही निकल नहीं पा रहा था। शीतल कभी भी न मिल पाने की कोई शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वह भी अपनी नौकरी पेशे में व्यस्त रहती थी और उसे पता था कि जीवन में बहुत समस्याएं हैं। 24 घंटे में दोनों कुछ मिनट संदेश पर हालचाल पूछ लेते या रात्रि में खाना खाकर 15-20 मिनट बात कर लेते। मोहित ने शीतल को फोन किया कि वह दिवाली पर भी नहीं मिल सकेगा। शीतल ने भी ज्यादा भावनात्मक न होकर आगे कभी मिलने के लिए कहा। मोहित ने फोन रखा और मन ही मन खूब हंसा। अच्छे से कपड़े और कुछ उपहार खरीदे, शीतल की पसंदीदा मिठाई भी खरीदी और स्वयं से बोला, ये बुद्धू कभी भी नहीं सुधरेगी, मुझ पर मिलने का दबाव ही नहीं बनाती, जबकि अब वो मुझे आकस्मिक देख के खुशी से पागल हो जाएगी। इसलिए मैंने उसे भ्रम में डाल दिया कि मैं आ ही नहीं सकता। मोहित ट्रेन में बैठ गया और अपने पुराने दिनों की यादों में खो गया। किसी ने सामने से कुछ बोला तो मोहित ने पूछा, जी आपने कुछ कहा? सामने की सीट पर बैठी एक अधेड़ उम्र की महिला ने धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस यह पूछ रही थी कि किसी घनिष्ठ से मिलने जा रहे हो। मोहित ने अपनी मां की आयु की महिला के इस सवाल पर मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ आंटी जी, दरअसल मैं अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा हूँ। सामने बैठी महिला भी मुस्कुराई और बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी बहुत दिनों बाद अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। उसकी इस दिवाली लंबी छुट्टी नहीं है, तो सोचा मैं ही उसके यहाँ चली जाऊं, उसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने उसे फोन नहीं किया है। बिल्कुल आपकी तरह मैंने भी शीतल को नहीं बताया है कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। मोहित ने प्रसन्न होते हुए बात शुरू की। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे, फिर रात्रि होने के कारण अपनी अपनी बर्थ पर सो गए। सुबह सुबह शहर के स्टेशन पर उतरे। मोहित ने उस महिला का सामान भी उतारा और दोनों ने एक ठेले पर गर्मा गर्म चाय पी। फिर दोनों ने एक दूसरे से संपर्क के लिए फोन नंबर लिए, ताकि ये बता सकें कि उनका यह आकस्मिक दौरा कैसा रहा और कितना मजा आया। आज रविवार की छुट्टी थी, इसलिए शीतल से मिलने में कोई समस्या नहीं थी। उसके किराए के घर का उसे पता मालूम था। मोहित शीतल से अपने प्राणों से अधिक प्रेम और स्वयं से अधिक विश्वास करता था। उसके अनुसार वह बहुत भाग्यशाली था कि उसे शीतल जैसी लड़की से प्रेम हुआ। न उसने कभी शीतल पर कोई प्रतिबंध लगाया और न ही शीतल ने। दोनों की 6 वर्षों की प्रेम कहानी बहुत ही सुंदर और सरल पटकथा वाली थी। संपूर्ण शाश्वत प्रेम का दुर्लभ उदाहरण था। मोहित ने लगभग 6:30 बजे शीतल का दरवाजा खटखटाया। एक हम उम्र लड़के ने दरवाजा खोला, जिसके तन पर लिपटे तौलिए के अलावा कुछ नहीं था। मोहित का माथा टनका। उसने पूछा कि क्या शीतल यहीं रहती है? जवाब में हाँ सुनकर मोहित थोड़ा सहम गया। उसके हाथ पांव फूलने लगे और वह अंदर घुसने लगा,
लड़के ने उसे जबरदस्ती रोकना चाहा, मगर वह अंदर जाता गया। अंदर जो भी उसने देखा, उसकी वजह से मोहित का खून सूख गया। अंदर बिस्तर पर शीतल निर्वस्त्र सीने के बल निढाल लेटी हुई थी। उसके वस्त्र यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। वह इतनी गहरी नींद में थी कि उसे अभी भी आभास न था कि कौन आया हुआ है और क्या घटना हो रही है। मोहित की आंखें लाल हो चुकी थी और आंसू थम नहीं रहे थे। उसके हाथों के कपड़ों का बैग, उपहार, सब कुछ फर्श पर गिर गया। जब उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ के बाहर निकलने की कोशिश की तो मोहित ने उसे जोर का तमाचा जड़ दिया, जिसकी आवाज से चौंक के शीतल जगी और चादर से अपने शरीर को ढकते हुए आश्चर्य और भय से बोली, मोहित, तुम यहाँ कब आ गए? मोहित के अंदर जैसे प्राण जा चुके थे, केवल शरीर वहां पड़ा हुआ था। उसके मस्तिष्क में सब चलचित्र सा घूमने लगा। आंसू बहते जा रहे थे। वह चुप ही खड़ा था। उसे धीरे धीरे सब साफ होता गया कि जैसे सब कुछ छलावा था। उसे स्मरण हुआया कि कैसे जब वह शीतल से लड़कों से ज्यादा न घुलने मिलने के लिए कहता था तो शीतल उसे भरोसा दिलाकर उस पर हावी होती गई। कैसे शीतल उसे मूर्ख बनाकर कहती रही कि वह मर जाएगी लेकिन उसको कभी अंधेरे में नहीं रखेगी। कैसे शीतल उसे कई बहाने बनाकर टालती रहती थी और उसे भी व्यस्त रहने को कहती थी। जब तक दोनों साथ थे तब तक भी पता नहीं उसने कितने झूठ बोलकर उसकी पीठ पीछे कितने कुकर्म किए होंगे। यह सब सोचते हुए वह बिना कुछ बोले जाने लगा तो शीतल दौड़ती हुई आई और बोली, मोहित, मुझे समझाने का एक मौका तो दो। मोहित ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह लड़का जो शीतल के साथ रात गुजार चुका था चिल्लाया, क्या नाटक चल रहा है यह? मोहित ने उसकी तरफ देखा और हंसा और फिर वहां से आंसू पोंछते हुए बाहर चला गया। शीतल ने इस नए लड़के को भी धोखे में रखा हुआ था। वह उसके साथ बहुत समय से थी। दोनों समय समय पर भोग विलास करते रहते थे। वास्तविकता में शीतल को नए लड़कों को घुमाने की आदत लग चुकी थी। उसे लड़कों से दोस्ती करने का बहुत शौक था, फिर उनमें से कुछ को चुनकर उनका लाभ उठाती थी। मोहित 6 साल साथ रहने के बाद भी अपने अति विश्वास के कारण यह बात कतई नहीं जान सका। शीतल को जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता था। थोड़े दिन के बाद वह फिर से अपने स्वभाव में आ जाती थी, लेकिन मोहित की आंखों के सामने सब घूम रहा था। शीतल के मासूम और भोले चेहरे के फेर में वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वह टूट गया और पुनः रेलवे स्टेशन आकर एक जगह बैठ गया। बहुत गहरे विषाद में लिप्त था कि तभी उसकी फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। यह फोन उन्हीं आंटी जी का था जो उसे ट्रेन में मिली थी। बेटा मोहित, मैं वही तुम्हारे सामने की बर्थ वाली आंटी बोल रही हूँ। तुम्हारा आकस्मिक दौरा कैसा रहा? मोहित के सीने पर जैसे किसी ने छुरी से वार कर दिया। उसने गला साफ करते हुए दुख से कहा, बहुत अच्छा रहा। आप बताइए, आपके बेटे उदय को कैसा लगा आपको अचानक देखकर? वे आंटी जी सब समझ गई कि मोहित के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि जिस खुशमिजाज लड़के से वे आज मिली थी वह ऐसे दुख में बात नहीं करता था। उन्होंने मोहित से प्यार से पूछा, अच्छा बेटा, कहाँ हो अभी? मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हूँ। इत्तेफाक से मोहित भी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वह वहां से तेजी से गया और आंटी से गले लगकर पपक कर रो पड़ा। उन्होंने मोहित को एक जगह बैठाया और अपनी साड़ी के पल्लू से उसके आंसू पोंछे। फिर बैग में रखी पानी की बोतल उसे पानी पिलाया। जब वह चुप हो गया तब उन्होंने उसे हलवा खाने के लिए दिया। अरे आंटी जी, यह हलवा तो उदय के लिए था और आप वापस स्टेशन पर क्यों आ गई हो? क्या हो गया? आप मुझे बताइए।
मोहित ने आंटी जी से पूछा। आंटी जी मुस्कुराईं और बोली, बेटा, कभी कभी औलाद को इतना प्यार भी नहीं देना चाहिए कि वे उसकी अहमियत भूल जाएं। शायद यही मेरे साथ हुआ। जब मैं उदय के पास पहुंची तो वह घर का सारा काम कर रहा था और मेरी नई नवेली बहू सो रही थी। वह मुझे देखकर ज्यादा खुश नहीं हुआ। उसने किसी सामान्य मेहमान सा बर्ताव किया। मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। मैंने उसके काम में हाथ बटाया। जब बहू जागी और उसने मुझे देखा तो उसका पारा जैसे चढ़ गया। उसके हाव भाव बहुत अलग थे। उनकी कोई योजना थी जो शायद मैंने बेकार कर दी होगी। मुझे पानी के लिए भी ठीक से नहीं पूछा। मैंने झूठ बोला कि मेरी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, उसके बेटे की सगाई है, इसलिए इस शहर में आई तो सोचा तुम लोगों से भी मिल लूं। अब मैं चलती हूँ। यह सुनकर उन दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जल्दी मिलने का कह के विदा कर दिया। फिर सीधे यहाँ आ गई तो सोचा तुमसे पूछ लूं कि कम से कम तुम्हारी खुशी से खुश हो जाऊंगी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। तुम क्यों दुखी हो बेटा, मुझे बताओ। मोहित ने आंटी जी को सारा घटनाक्रम बताया। आंटी जी ने उसे सब धीरे धीरे भूलने को कहा और बोला, देखो बेटा, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। इसमें कौन कैसा होता जा रहा है इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हम तुम जैसे लोग इस जमाने की घोरे वाली दौर में कछुए हैं, सबके दौरे मुखोटे हैं। यह लड़की तो बहुत पराई थी तुमसे। यहाँ तो मेरी कोख से उत्पन्न लाल ने मेरी ममता को न समझा। उसे कैसे किसी ने बदल दिया, इसमें उस नवेली लड़की को दोष नहीं दूंगी। हमारे स्वभाव को कोई दूसरा बदल दे तो हम पर लानत है। तुम भाग्यहीन नहीं हो बेटा, भाग्यहीन तो वह चरित्रहीन लड़की है। अच्छा है कि समय रहते तुम्हें सत्य दिख गया। यदि तुम और आगे बढ़ जाते तो हो सकता है कि भविष्य बिगड़ जाता। उसने सांप कितना ही चंदन के पास क्यों न रहे, धंस मारना और जहर फैलाना बंद नहीं करता। ठीक वैसे ही उस लड़की के क्रियाकलाप हैं। वे तुम्हारे साथ होने पर भी नहीं बदलेंगे और न कभी बदल सकते हैं। वह त्रिया चरित्र की उदाहरण नारियों में से एक है। उसे भूलकर नई शुरुआत करने में भलाई है। जो समय उसको देने जा रहे थे, अब वह समय अपने परिवार को दो। बहुत खुशी होगी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी।